कृष्ण जी मारा यो दिल का अंधियारा, कृष्ण जी मारा यो दिल का उजियारा, के आप मिटा जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कृष्ण जी प्यारे ओ नंद के दुलारे, कृष्ण जी प्यारे नंद के दुलारे, के दर्श दिखा जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जगन्नाथ बदरी कनखल में है तू, गंगा यमुना के शुद्ध जल में है तू। ओ जगन्नाथ बदरी कनखल में है तू, गंगा जी के शुद्ध जल में है तू। हे कऊ चरैया तू, बंसी बजैया तू, गऊ चरैया तू, बंसी बजैया तू। वो तान सुना जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कृष्ण जी प्यारे नंद के दुलारे, कृष्ण जी प्यारे नंद के दुलारे, के दर्श दिखा जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सब सृष्टि तेरी सात दीप नौ खंड, अगन पवन जल में तेरा ही बरमंड। सब सृष्टि तेरी सात दीप नौ खंड, अगन पवन जल में तेरा ही बरमंड। इन भक्तों ने आके ये बाहें फैला के, भक्तों में आके बाहें। मोहित थोड़ा सा और बढ़ा, मोहित थोड़ा सा बढ़ा। स्वागत द्वार पर अपार उत्साह, हर्ष, जोश देखते ही बनता है, जिनमें से अधिकांश सेवानिवृत्त हमारे सैनिक हैं। वो स्वर लहरियां बिखेरते हुए माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय श्री सूर्यकांत जी और उनके साथ पधारे। अभी एक बार तालियां बजाइएगा, आप तालियां बजा के बताइएगा, आप अपने हर्ष का अभिव्यक्ति जोरदार तालियों से कर सकते हैं। आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए, बजती रहनी चाहिए और बजती रहनी चाहिए। अगवानी करता हुआ पंजाब का ये पाइप बैंड माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय श्री सूर्यकांत जी अन्य गणमान्य महानुभावों के साथ यहाँ पधार रहे हैं। आप बराबर तालियां बजाते रहिएगा। अपने स्थान पर खड़े होकर अपनों के बीच जिस प्रकार से शुभागमन के भाव प्रकट किए जाते हैं, वो तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं हो। जोरदार तालियां बजाइएगा आप हमारे माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय श्री सूर्यकांत जी
यहाँ पधारे हैं आयोजन समिति और आप सबकी जोरदार करतल ध्वनि। एक बार सिर्फ तालियों की गड़गड़ाहट यह दर्शाए कि आप कितने प्रसन्नचित्त हैं। क्या बात है, बात को हम ये उम्मीद करते हैं और आग्रह भी करते हैं कि जब तक ये कार्यक्रम चले आपकी तालियां इसी प्रकार से हम सब की हाजिरी माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय के समक्ष लगाते रहेंगे। आपका स्वागत और अभिनंदन है। हमारे लिए बहुत ही हर्ष की बात है कि माननीय भारतीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय श्री सूर्यकांत जी यहाँ, उनकी गरिमामय उपस्थिति हम सब के लिए प्रेरणा और ऊर्जा का यहाँ स्रोत बन रही है। उनका स्वागत और अभिनंदन। जोरदार ताली आप मुख्य न्यायाधीश महोदय के लिए एक बार बजाइएगा, बजा के बताइएगा। उनके साथ इस आयोजन का सौभाग्य का सबब के हेतु हमारी पूजनीय श्रीमती सविता वशिष्ठ जी, धर्मपत्नी श्री सूर्यकांत जी मुख्य न्यायाधीश महोदय, वो भी इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ा रही हैं। उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाइएगा आप। और हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे मान्यवर जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी जी, आप भी यहाँ पधारे हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाइएगा। मैडम अलका सरीन जी जस्टिस और न्यायाधीश, प्रशासनिक न्यायाधीश महोदय, आप भी यहाँ पधारी हैं, आपका भी स्वागत और अभिनंदन। उनके लिए भी तालियां। मैडम अलका मलिक जी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज महोदय, आप भी यहाँ पधारी हैं, उनका स्वागत और अभिनंदन जोरदार तालियों से हो जाए। और आप सबकी तरफ से स्वागत और समर्पण के भाव प्रकट करने के लिए मैं आग्रह कर रहा हूँ महोदय, इस हांसी जिला बार एसोसिएशन के प्रत्येक अधिवक्ताओं को, प्रत्येक एक एक सदस्य को बहुत सम्मान के साथ एक सूत्र में पिरोकर न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाने वाले आदरणीय श्री पवन रापड़िया जी प्रधान महोदय, मेरी आपसे विनती है कि हम सब की तरफ से, जिला बार एसोसिएशन की तरफ से, अन्य उपस्थिति की तरफ से माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय श्री सूर्यकांत जी को पगड़ी भेंट कर, उनको पगड़ी पहनाकर सम्मान और स्वागत के भाव प्रकट करने का एक बहुत ही आत्मीय उपक्रम आप उसको निर्वहन करें। और आप तालियां बजाएं। जब यह प्रक्रिया चलती रहे आप तालियां बराबर बजाते रहिएगा। आन मान और शान का प्रतीक ये पगड़ी निश्चित रूप से ऐसे गर्वित सर पर है जिन्होंने न्याय को जिया है, न्याय के लिए जिया है और न्याय को बहुत ही बुलंदी दी है। यह आप सब की तरफ से सम्मान है। और मैं आग्रह करूंगा श्रीमती सुमन एडवोकेट महोदय, आप कृपया श्रीमती सविता वशिष्ठ जी, धर्मपत्नी श्री सूर्यकांत जी मुख्य न्यायाधीश महोदय, उनको भी हम सब की तरफ से स्वागत और सत्कार सम्मान के भाव प्रकट कर आप सबके लिए एक बार फिर तालियां बजाने का अवसर। जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी जी, आप भी यहाँ सौभाग्य से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के आप न्यायाधीश महोदय, श्री सुरेश सोनी जी सेक्रेटरी जिला बार एसोसिएशन हांसी, आपसे आग्रह कृपया आप हमारे सम्मानित श्री हरसिमरन सिंह सेठी जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें, पगड़ी भेंट करें और सरोपा भेंट करें। सिंह साहिबान के सम्मानित और मजबूत सर पर पगड़ी स्वतः ही रहती है, फिर भी हम अपने भाव प्रकट कर रहे हैं और उन्होंने इसे स्वीकार किया है। मैं आग्रह करूंगा एडवोकेट परीक्षा, कृपया आप हमारे प्रशासनिक न्यायाधीश महोदया और जज मैडम अलका सरीन जी को हम सब की तरफ से सम्मान सूचक पगड़ी भेंट करो। आप तालियां एक बार फिर बजाइएगा। और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज महोदया श्रीमती अलका मलिक जी, आप भी यहाँ पधारी हैं। मैं एडवोकेट सुमन और एडवोकेट परीक्षा, मेरी आपसे विनती है आप कृपया उनका भी हम सब की तरफ से स्वागत सत्कार और सम्मान करें। और आप भी यत्र नायरस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता के उस सूत्र को आत्मसात करते हुए जोरदार तालियां बजाएं। और जैसा मैंने कहा
ये कार्यक्रम किसी एक का कार्यक्रम नहीं, आपका अपना कार्यक्रम, अपनों के बीच अपनों का आना और इस प्रकार से स्वागत के भाव आत्मीयता के साथ प्रकट करना अपने आप में एक आह्लाद पैदा करता है। मैं आप सबकी तरफ से स्वागत संबोधन के लिए आग्रह कर रहा हूँ। श्री पवन रापड़िया जी जो आप सबके बहुत ही सम्मानित साथी हैं, अध्यक्ष पद को शोभामान कर रहे हैं, आइए और माननीय मुख्य अतिथि महोदय और अन्य अतिथियों का स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां आप बजाइएगा। माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री सूर्यकांत जी, माननीय श्रीमती सविता जी, धर्मपत्नी माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री सूर्यकांत जी, माननीय न्यायमूर्ति हरसिमरन सिंह सेठी जी, माननीय न्यायमूर्ति अलका सरीन जी, माननीय श्री अलका मलिक जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय तथा उपस्थित समस्त गणमान्य अतिथिगण, आज झांसी के इस पावन न्याय प्रांगण में जिला बार एसोसिएशन व जिला झांसी निवासियों की ओर से मैं आप सभी का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन एवं कोटि कोटि स्वागत करता हूं। श्रीमान, आज यह स्वागत मात्र एक मुख्य न्यायाधीश का स्वागत न होकर सरस्वती सिंधु घाटी की माटी का अपने उस महान सपूत को नमन है जिसने इस माटी का मान पूरी दुनिया में बढ़ाया है। मैं नमन करता हूं शिक्षा और साहित्य जगत के गौरव रहे उन महान विभूति पंडित चंदूलाल मिर्जापुर जी और उनके निपुण शिष्य पंडित राम प्रसाद धर्मशास्त्री जी को, जिन्होंने अपने घर में संस्कार और न्याय का जो वट वृक्ष प्रकाशित किया था, आज वह न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व को न्याय के प्रकाश से आलोकित कर रहा है। साहित्य जगत के गौरव पंडित मदन गोपाल शास्त्री जी की रचनाएं आज भी इस प्राचीन धरा की मेहनत और मेघा की गवाही देती हैं। सच है श्रीमान, एक महान व्यक्तित्व रातों रात नहीं बनता, उसके पीछे पीढ़ियों का तप, त्याग और संस्कार होते हैं। मैं यहाँ पर नींव की उस ईंट का भी स्वागत करना चाहता हूँ जिनकी मजबूती और दृढ़ निश्चय ने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के निर्माण को सुनिश्चित किया। परम पूजनीय हमारी मातुल्य जुलाना की दौड़ धरती पर जन्मी राम प्रताप जी के आंगन में पुष्पित श्रीमती सविता देवी जी के भी घर आगमन पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। ऋग्वेद में वर्णित समानो मंत्र समिति समानी, यानी एक ऐसी सहधर्मिणी जिन्होंने जीवन का ये मूल मंत्र धारण किया जिसका अर्थ है हमारे विचार एक हों और हमारे संकल्प एक हों। इसी धारणा के साथ मां तुल्य सविता जी ने एक समर्पित और अनुशासित बागवान की तरह श्री सूर्यकांत जी की आभा बनकर उन्हें प्रकाशवान किया है। ये इनका सहयोग, समर्थन और सेवा ही थी जिसने ये गौरवशाली यात्रा विश्व इतिहास में अपनी जगह बना पाई। हमारी पूज्य स्नेह वात्सल्य की प्रतिमूर्ति श्रीमती सविता देवी जी का स्वागत करते हुए मुझे विशेष गर्व और कृतज्ञता का अनुभव हो रहा है। न्यायमूर्ति श्री सूर्यकांत जी, आपने झांसी, पेटवाड़ और राखीगढ़ी की इस ऐतिहासिक धरती को एक नई वैश्विक पहचान दी है। ग्रामीण प्रवेश से निकलकर देश के सर्वोच्च न्यायिक पद तक आपका यह सफर देश के करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है, जीवंत प्रेरणा है। हमारे लिए यह परम गौरव का विषय है कि हम उस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बन रहे हैं जब इस माटी का लाल भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इतिहास रच रहा है। श्रीमान, वेदों की जननी इस सरस्वती घाटी हरियाणा धरती के आर्यना प्रांत के अवसत वेद में कहा गया है असा वहिष्ठा, यानी न्याय ही सर्वोत्तम है। इसी सिद्धांत को विश्व ने लेक्स नेचुरलिस यानी कि प्राकृतिक न्याय के रूप में स्वीकारा। हमारी राखीगढ़ी सभ्यता का इतिहास गवाह है कि वहाँ खुदाई में कोई शस्त्र नहीं मिले। यह इस बात का प्रमाण है कि हमारे पूर्वजों ने एक ऐसा न्यायपूर्ण समाज स्थापित किया था जहाँ दंड की नहीं न्याय धर्म की प्रधानता थी।
आज आपको अपने बीच में पाकर हमें विश्वास होता है कि वह महान न्याय परंपरा आज भी सुरक्षित हाथों में है। आज जब विश्व अशांति के दौर से गुजर रहा है, तब भारत की न्याय प्रणाली ही वह स्तंभ है जो देश को स्थिरता और विकास को दिशा दे रही है। आज भारतीय न्याय प्रणाली के ध्वजवाहक के रूप में आपकी उपस्थिति हमारे विश्वास को और अधिक सुदृढ़ करती है। माननीय महोदय, इस पावन धरा पर मैं जिला बार एसोसिएशन हांसी की ओर से आपका तथा मंचासीन सभी सम्मानीय विभूतियों व गणमान्य व्यक्तियों का पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद श्री पवन रापड़िया जी, अध्यक्ष हांसी जिला बार एसोसिएशन। आपने हमारे मुख्य अतिथि महोदय और अन्य अतिथियों का स्वागत सत्कार किया है और उनके विषय में बहुत संक्षेप में जो उनका बृहद जीवन वृत्त है, जो जीवन चरित्र है, जीवन शैली है, उसको बहुत संक्षेप में यहाँ दर्शाया है। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। एक बार पुनः जोरदार तालियां बजाइएगा। और तालियां बजाने का अवसर एक बार फिर आ रहा है हमारे बीच आदरणीय सुश्री कुलविंदर सेठी जी, आप भी यहाँ पधारी हैं। धर्मपत्नी श्री हरसिमरनजीत सिंह सेठी जी, आपका स्वागत और अभिनंदन जोरदार तालियों के माध्यम से उनका कीजिएगा। और ये भूलवश नहीं है, क्योंकि मंच पर आपकी उपस्थिति हम अपेक्षित थी, लेकिन आपका स्वभाव अनुरूप आप यहाँ सामने बैठी थी और वो मेरी व्यक्तिगत भूल का ही कारण रहा है। एक बार जोरदार तालियां मैडम के लिए बजाइएगा। और अब स्वागत गीत के लिए लोकेश जी तैयार हैं। थोड़ा सा क्रम में स्वतः ही परिवर्तन हो गया, आपके भाव इस प्रकार के थे। अब व्यक्तिगत रूप से एक स्वागत गीत लेकर राज्य पुरस्कार से सम्मानित हैं डॉक्टर लोकेश शर्मा जी, शिक्षा जगत के समर्पित कलाकार। आज की इस सभा की जो आन बान शान है और हांसी की ऐतिहासिक पृथ्वी पे, ऐतिहासिक धरा पे आज आए हैं, तो मैं तो ये कहूंगा जैसे 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने भारतीय संस्कृति का डंका बजाया था विदेशों में, ऐसे ही ये व्याख्याता के रूप में भारत के न्याय का डंका बजाते हैं जब दूसरे देशों में लेक्चर देने के लिए जाते हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें हमारे न्यायमूर्ति जी का। और एक छोटा सा गीत हमने लिखा है, 3 ही कड़ी है सजना उसकी। पहले में इनका बचपन से लेकर के पारिवारिक, दूसरे में इनका विजन क्या है, क्या सपना सोचा है, और तीसरे में इनकी सारी कार्यशैली का हम वर्णन करेंगे। एक गीत आपके सामने, म्यूजिक जी। स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम। ईश्वर देखे था हर पल किए हुए इंसाफ को, तभी मिली से इस भारत की न्याय तराजू आपको। सूर्यकांत जी आज खुशी का आया दिन, न्याय मूर्ति सूर्यकांत जी आज खुशी का आया दिन। हांसी बार एसोसिएशन करे सभी का अभिनंदन। न्याय मूर्ति सूर्यकांत जी आज खुशी का आया दिन, न्याय मूर्ति सूर्यकांत जी आज खुशी का आया दिन। पेटवाड़ की धरती धन्य, जन्म्याई सासु पात्र लाल। राम प्रसाद मिले दादाजी, पिता शास्त्री मदन गोपाल। कुल के ऊंचे संस्कार तेरे, धर्म कर्म का रखे ख्याल। तू तोरे पानी छान दिया, हर डिसीजन बने मिसाल हो। जीवन साथी सभी
खुशी का आया दिन। जुडिशल पेंडेंसी को कम करने की ठानी से मीडिएशन को देवे बढ़ावा असली मर्ज पे छानी से न्याय प्रक्रिया में और पारदर्शिता न्यानी से कानून की हो व्याख्या वो सो कल्चर हिंदुस्तानी से खुशी का आया दिन। न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी आज खुशी का आया दिन। कानूनों के व्याख्याता विदेशों में सरताज बने तेरी बेटी की कदर करी नू भारत माँ के नाज बने मेहनत कस कमजोर वर्ग की कानूनी आवाज बने हिस्टोरिकल दिए डिसीजन सोने से अल्फाज बने ओ लोकेश शर्मा तेरी कलम का जनगण मन करता वंदन। न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी आज खुशी का आया दिन। फांसी बार एसोसिएशन करे सभी का अभिनंदन। न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी आज खुशी का आया दिन। न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी आज खुशी का आया दिन। आपकी जोरदार तालियां इस बात के द्योतक हैं। भारत माँ की शान तिरंगा मारे हिंद की जान तिरंगा हम सब की पहचान तिरंगा आओ सब लहरावा जी। आओ सब लहरावा जी। भारत माँ की शान तिरंगा मारे हिंद की जान तिरंगा हम सब की पहचान तिरंगा आओ सब लहरावा जी। तिरंगा का भी अभिवादन, उनकी शान में समर्पण। ये वो तिरंगा है जिसको फहराने में अनेकों माताओं के सपूत, अनेकों बहनों के भाई और अनेकों सुहागनों के सुहाग कुर्बान हुए, तब जाकर हमें ये तिरंगा फहराने का अवसर मिला। और इस तिरंगा को फहराने का सौभाग्य और उसको पुरकैफ माहौल में फहराया जाए, उसके लिए न्यायिक प्रक्रिया का आशीर्वाद ज़रूरी है। और उसके मुखिया आज यहाँ हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं, बैठे हैं। वह यहाँ मंचासीन, एक बार ज़ोरदार तालियां उनके लिए बजाइएगा। अतिथि देवो भव हमारी परंपराएं हैं, हमारी रवायात हैं, हमारे संस्कार हैं। अतिथि का स्वागत सत्कार हम विभिन्न भाव भंगिमाओं, विभिन्न मुद्राओं और विभिन्न माध्यमों से करते हैं और ऐसा करते हुए अत्यंत गर्व और गौरव की अनुभूति करते हैं। हमारे आज के इस समारोह की आन मान शान माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय श्री सूर्यकांत जी का स्वागत द्वार पर स्वागत समिति ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ पुष्पगुच्छ के माध्यम से अभिवादन किया है। स्वर लहरियों का सहारा लेते हुए हरियाणवी वाद्य वृंदों के द्वारा, पंजाब के स्पाई बैंड के द्वारा, बच्चियों के द्वारा पुष्पवृष्टि से और यहाँ पर पगड़ी भेंट कर, शॉल भेंट कर उनका अभिनंदन, स्वागत की इस वेला को और आगे बढ़ाने का मैं अवसर ले रहा हूँ। और ये अवसर आप सब उपस्थिति के लिए भी तालियां बजाने का भी है। उसी परंपरा को मैं आगे बढ़ा रहा हूं और एक स्मृति चिन्ह के लिए हमारी विभूतियों का सम्मान और ये ऐसे सुमधुर यादें जो हमेशा हमें ऊर्जा प्रदान करते रहेंगी, प्रेरणा देती रहेंगी। सबसे पहले जिला बार एसोसिएशन हांसी के अध्यक्ष महोदय श्री पवन रापड़िया जी, कृपया आज के इस समारोह की आन मान शान हमारे मुख्य मेहमान माननीय श्री सूर्यकांत जी को हम सब की तरफ से भगवान राम की ये मूर्ति 550 वर्षों के बाद लगभग हमें ये जो अवसर मिला है, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख पद पंज कर पंजारुणम।
आप कृपया इस भेंट को, ये आप सबकी भेंट है, इसको जोरदार तालियों से आप बताइएगा। और उन्होंने आपकी इस भेंट को स्वीकार किया है। नीलाम भुज श्याम अलको मलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणव महासाय कचारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। सभी की ये इच्छाएं होती हैं कि राम राज्य की स्थापना हो। राम राज्य की स्थापना तभी होती है जब नीतिगत और नियमों के तहत कार्य किए जाते हैं, और नियमों के तहत और नीतियों के तहत कार्य करने के हमारे जो सर्वोच्च पदासीन महोदय हैं वो आज यहाँ पर हमें प्रेरणा देने के लिए पधारे हैं। जोरदार तालियां आप उनके लिए। उन्होंने आपके हमारे इस स्मृति चिन्ह हमेशा आजीवन हमें ये क्षण प्रेरणा देते रहेंगे। आने वाली पीढ़ियाँ निश्चित रूप से बहुत प्रोत्साहित रहेंगी, प्रेरित रहेंगी। धन्यवाद सर आपका। इनके पश्चात आग्रह कर रहा हूँ हमारे एडवोकेट सुमन जी, कृपया आप इस समारोह की सौभाग्य का सबब श्रीमती सविता वशिष्ठ जी, उनको भी हम सब की तरफ से एक स्मृति चिन्ह देने का कष्ट करें। और आपके लिए तालियां बजाने का अवसर श्रीमती सविता वशिष्ठ जी, धर्मपत्नी श्री सूर्यकांत जी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय। आपकी तालियां बराबर बजती रहें, जब तक ये उपक्रम चले तालियां बराबर बजती रहें। और मैं आग्रह कर रहा हूं जिला बार एसोसिएशन के सचिव महोदय एडवोकेट सुरेश सोनी जी, कृपया आप आएं। और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश महोदय श्री हरसिमरन सिंह सेठी जी को हम सब की तरफ से ये स्मृति चिन्ह के रूप में गणेश जी की ये मूर्ति, गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। विवेक और बुद्धि के प्रदाता गणेश जी की ये मूर्ति है, निश्चित रूप से हमें आशीर्वाद देते रहेगी। आदि पूजनीय गणेश जी। इनके पश्चात मैं आग्रह कर रहा हूँ एडवोकेट परीक्षा जी से, कृपया आप मैडम अलका सरीन जी, उनको हम सब की तरफ से एक स्मृति चिन्ह देने का कष्ट करें। और मैडम आपसे आग्रह है, कृपया यहाँ आपके इस परिवार की तरफ से ये भेंट जो आपको दी जा रही है उसको आप सहर स्वीकार कर हमारा मान बढ़ाएं, हमारा सम्मान बढ़ाएं, हमें ऊर्जा और प्रेरणा दें। और आप तालियां बजाएं। जिला बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष महोदय श्री गौरव सैनी जी, आप कृपया डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज महोदया मैडम अलका मलिक जी को इस आयोजन का स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत और सम्मान करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रत्येक शुभ कार्य में विवेक और बुद्धि के प्रदाता गणेश जी की हमें हमेशा किसी भी संस्कार में, किसी भी कर्मकांड में आवश्यकता रहती और वो आशीर्वाद के रूप में हमें मिलते हैं। और अब जिला प्रशासन की तरफ से मैं आग्रह कर रहा हूँ, जिनको सौभाग्य मिला है कल ही जिन्होंने ज्वाइन किया है नए ज़िले में नया ये कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम, उसकी मेज़बानी में अपना योगदान देने का डॉक्टर राहुल नरवाल जी IAS उपायुक्त हिसार, क्षमाग्रह उपायुक्त हांसी, कृपया आप जिला प्रशासन की तरफ से एक स्मृति चिन्ह माननीय मुख्य अतिथि महोदय को देने का कष्ट करें। और माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय से आग्रह, कृपया आप कृपा कीजिएगा और इसे स्वीकार कीजिएगा। और अब एक ऐसे भावमय क्षण आ रहे हैं, मैं आग्रह करूंगा श्री राजेश कोथ जी
जो कि एक बहुत अच्छे कवि हैं, लेखक हैं, उतने शानदार प्रशासक भी हैं। उनको सौभाग्य मिला है हमारे पूजनीय श्री गोपाल शास्त्री जी के सानिध्य में कविता पाठ करने का, उनसे सीखने का, उनके सानिध्य में कविता का सफ़र शुरू करने का। उनकी ही ये फोटो, उनका ये चित्र आशीर्वाद के रूप में एक शिष्य के ये भाव आप समझ सकते हैं। जोरदार तालियां बजाकर आप भी अपने भाव प्रकट कर सकते हैं। सबसे पुराना जिला और सबसे नया जिला हांसी में इस प्रकार का ये कार्यक्रम होना अपने आप में गर्व की बात है। ये भाव समर्पित करते हुए माननीय एसडीएम साहब, ये कार्यक्रम निश्चित रूप से अपने परवान पे है, अपनी बुलंदी पे है, अपने चरम पे है, और जिस ऊंचाई पे एक कार्यक्रम है उससे और ऊर्ध्व की ओर ले जाने का प्रयास कर रहा हूं। और आग्रह कर रहा हूं शख्सियत से जिनको ये सौभाग्य इस पावन माटी में खेल कूद कर पल बड़े होने का है। जी हाँ, वो समय 10 फरवरी 1962 गांव पेटवाड़, और ऐसा पावन और पुनीत प्रांगण जो संस्कारी प्रांगण रहा है, जहां पर ऐसे ऐसे संस्कारी हमारे पुरोधा रहे हैं जिन्होंने समय दर समय हमें आशीर्वाद देता रहा है। उनके परदादा जी जो तिनसुखिया में संस्कृत पाठशाला में अपना अध्ययन का और शिक्षण का कार्य करते रहे थे, देववाणी पर जिनका आधिपत्य होता है, निश्चित रूप से सौभाग्य में कोई कमी नहीं रहती है। उनके पूज्य पिताजी आप जानते ही हैं, शास्त्री जी शिक्षा और साहित्य जगत के पूर्वज, जिन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी हैं। उसी संस्कारी घर आंगन में पल बढ़कर जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा वहीं से हासिल की, उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए गवर्नमेंट कॉलेज हिसार और फिर उसके बाद विधि स्नातक की उपाधि जिन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से हासिल की, और विधि परास्नातक की उपाधि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से प्राप्त करने के बाद जब एक शिक्षार्थी शिक्षा लेता है तो वहाँ उस विषय में वो ऋणी हो जाता है, और उस ऋण से उऋण होने का उनका एकमात्र जो उपक्रम है वो उस जो शिक्षा हासिल की है उसका विस्तार करे, उसका प्रचार करे, उसका प्रसार करे, और उसको जगह जगह। और इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने एक अधिवक्ता के रूप में अपना कार्य शुरू किया, और निरक्षीर विवेक की प्रक्रिया में कदम दर कदम जो योगदान दिया है उसकी आज परिणति, उसका आप ऊर्ध्व आप देख सकते हैं। एक माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में हम सबको आशीर्वाद और ऊर्जा देने के लिए न केवल जिन्होंने भारतीय न्यायिक प्रक्रिया को बुलंदी दी है यहाँ भारतवर्ष में, बल्कि विदेशों में भी विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों का जिन्होंने नेतृत्व करते हुए अपना भारतीय न्याय प्रक्रिया को जिस शानदार ढंग से उन्होंने गरिमा को बढ़ाया है, ऐसी विभूति जो आज यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ हमें अपना आशीर्वाद और ऊर्जा देने के लिए पधारे हैं। मैं अकेले में इतना साहस नहीं है कि मैं ऐसी विभूति के लिए आग्रह करूं, इसलिए आप सबकी जोरदार तालियों का आश्रय लेकर आग्रह कर रहा हूं कि महोदय आप यहां आएं और अपना स्नेहिल आशीर्वाद यहां की उपस्थिति को दें। जोरदार तालियां आपकी तब तक बजती रहनी चाहिए, बजती रहनी चाहिए और बजती रहनी चाहिए। आप सबकी करतल ध्वनि का आश्रय लेकर आग्रह है माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय श्री सूर्यकांत जी, जो आपके हैं, आपके अपने हैं, हम सब के हैं, और सर्वोपरि न्याय के लिए हैं, न्याय के हैं। मुझे याद आ रहा है कि वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितुम। जोरदार तालियां इनके लिए। पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट के सीनियर जज और मेरे छोटे भाई जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी जी, हिसार और हांसी सेशन डिवीज़न की एडमिनिस्ट्रेटिव जज मेरी छोटी बहन जस्टिस अलका सरीन, पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल श्री चंद्रशेखर, हिसार सेशन डिवीज़न के डिस्ट्रिक्ट जज श्रीमती अलका मलिक, हमारे सीनियर जुडिशल ऑफिसर्स रवदीप सिंह हुंडल,
रजिस्ट्रार ओएसडी हाई कोर्ट से ईशा खत्री, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, हांसी जो भी आपका नया जिला बना है उसके डिप्टी कमिश्नर श्री राहुल नरवाल, यहाँ के एसपी श्री यशवर्धन, मिस्टर राजेश कोच यहाँ एसडीएम लगे हैं, हिसार से आए हमारी जुडिशियल ऑफिसर अनुराधा, श्रीमती किमी सेठी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज गगनदीप मित्तल और मेरे परिवार के सदस्य और हांसी बार के हर सदस्य और उनके नेता पवन रापड़िया जी, प्रेसिडेंट हांसी बार एसोसिएशन, वाइस प्रधान सुरेश सैनी जी, ट्रेजरर सुनील सैनी, ज्वाइंट सेक्रेटरी अमित, हांसी बार एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी के हर सदस्यगण, हांसी बार के मेरे सीनियर और यंग भाई बहन एडवोकेट साहिबान, हांसी शहर के और इस क्षेत्र से आए गणमान्य व्यक्तिगण, न्यायिक और जिला प्रशासन के सभी कर्मचारी और अधिकारीगण, हरियाणा के बहुत ही जाने पहचाने कलाकार जिनको सारा इस वक्त तो पूरा भारत ही जानता है, आपके सामने इन्होंने कार्यक्रम पेश किया। सुप्रीम कोर्ट से भी आए मेरे साथ हमारे अधिकारीगण। मैं एक और विशेष अतिथि मेरी धर्मपत्नी जी, मैंने सोचा कहीं चूक ना जाऊं और फिर मुश्किल हो जाए। आज दो बातों का मुझे बहुत ही, मैं इससे पहले कि बाकी कुछ बातें करूं, मेरे दिल में बहुत ज़्यादा चाव था कि मैं दो बातों के लिए और दोनों के लिए आप सबको पहले बधाई दूं। एक तो आज आपकी ज़मीन से उठे, आपके साथ आपके माहौल में पैदा हुए, पले बड़े, मैं जैसा भी रहा, आज मैंने 22 साल की जस्सी पूरी की है। तो मुझे लगा कि मैं ये बात सबसे पहले आज आपके साथ ही शेयर करूंगा और पहले हांसी में जाकर के ये बात बताऊंगा। दूसरी बात मैं जिसके लिए आपको बहुत बधाई देना चाहता हूं, वो ये कि इस क्षेत्र की बहुत ही लंबे समय से ये मांग रही और मैं सरकार का और सभी जिन्होंने इसमें निर्णय लेने में अंतिम भूमिका निभाई कि हांसी को जो जिला डिक्लेयर किया, उस सब के लिए आपको बधाई का पात्र मानता हूं। आप में से बहुत से भाइयों को याद होगा जब ये नया जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स बना था, तब भी मुझे आपके साथ यहाँ आने का अवसर मिला था और मुझे याद है तब से लेकर के मैं जब भी कभी हिसार आया या हांसी आया, गांव में आया, तो हमेशा न केवल वकीलों की बल्कि पूरे क्षेत्र के लोगों की ये मांग रही कि हांसी को जिला बनाने में किसी तरह हम प्रयास करें और जब जिला बनेगा तो कुछ बाकी बातें तो स्वाभाविक हैं, वो जिला बनते बनते साथ में आ जाती हैं। उसका भी मैं अभी आपसे जिक्र करूंगा। मैंने अभी आपका मांग पत्र भी इसी दृष्टिकोण से बैठे बैठे देखा। पवन भाई ने मेरे पास भिजवा दिया था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं एक बार जो भी लेटेस्ट होगा उसको देख लूँगा वहाँ और उसके हिसाब से मैं जो भूमिका अदा कर सकता हूँ उसमें करूँगा। मुझे लगता है कि जब हिसार एक ज़िला बन गया है तो हाई कोर्ट के 2 सीनियर जज साहिबान यहाँ पर बैठे हैं,
चीफ जस्टिस साहब अभी रास्ते में हैं, वो कोर्ट करके आना चाहते थे और सही मायने में मैंने भी उनसे अनुरोध किया कि कोर्ट का काम छोड़ करके मत आइए। तो अभी रास्ते में हैं, तो आज रात को मुझे मिलेंगे तो मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि हरियाणा, पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट की ये पॉलिसी है और ये दोनों सरकारों की भी पॉलिसी शुरू से रही है कि जो भी रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट अगर बन जाता है तो वहाँ सेशन डिवीज़न भी एस्टेब्लिश हो जाता है। तो अगर हाँसी जब डिस्ट्रिक्ट बन गया है तो मेरी हाई कोर्ट से ये एक आप सब की तरफ से निवेदन होगा और मैं इसमें आपका केस प्लीड करूँगा कि हाँसी को तुरंत जितना जल्दी हो सके उसको सेशन डिवीज़न डिक्लेयर किया जाए। अभी मैं रेस्ट हाउस में जो मुझे मिले तो यहाँ से आपके लोकल विधायक और जो हरियाणा सरकार के मंत्री जी मुझे मिले, उनके साथ भी ये विषय डिस्कस हुआ और सरकार की तरफ से मुझे आश्वासन हुआ कि सेशन डिवीज़न बनाने के लिए ज़मीन यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। तो मैंने भी उनको ये आश्वासन दिया कि अगर जब सेशन डिवीज़न बनाने के लिए ज़मीन मिल जाएगी तो मैं हाई कोर्ट को मैं मना लूँगा कि यहाँ पे तुरंत प्रभाव से सेशन डिवीज़न यहाँ पे बनाया जाए। दो तीन और डिमांड्स आपकी मैंने देखा कि उसमें मांग पत्र में शामिल की गई हैं। उनमें से एक या दो तो मुझे बहुत ही जायज़ लगी। मैं जस्टिस सेठी से और जस्टिस अलका श्रीन से दोनों से ये अनुरोध करूंगा कि जुडिशल कोर्ट कॉम्प्लेक्स में कोई शेड अगर बना है, अगर बना हुआ है शेड, तो उसको वकील साहिबान को यूज़ करने की परमिशन दे दी जाए। और सबसे अच्छी बात यह है कि ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में जब सेशन डिवीज़न बनेगा, बिल्डिंग बनेगी, तो उसमें वकील साहिबान के लिए चैम्बर्स की, बार रूम की, महिला बार रूम की और लिटिगेंट्स के लिए लाइब्रेरी का, कैंटीन का, एक डिस्पेंसरी का, ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो किसी भी इंस्टीट्यूशन में होनी चाहिए, उन सब के बारे में भी पहले ही प्रावधान किया जाए। ऐसा मैं उनसे अपनी तरफ से अनुरोध करूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारे मापदंड, जो एक पैरामीटर्स बनाए हुए हैं किसी भी सेशन डिवीज़न को बनाने के लिए, उनको ध्यान में रखते हुए ये सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी। मैं जब भी कभी हाँसी शहर से गुजरता हूँ, शायद आपको बहुत सारों को इस बात का शायद मालूम नहीं होगा कि मेरी कुछ बचपन की यादें भी हाँसी शहर से जुड़ी हुई हैं। पिताजी कुछ टाइम के लिए हाँसी में भी पोस्टेड रहे और मैं तब बिल्कुल छोटा बच्चा था। मैं यहाँ रेगुलर स्कूल में तो नहीं जा सका, पर कुछ टाइम के लिए उनकी पोस्टिंग थोड़े से दिन रह पाए थे वो यहाँ पर। तो मुझे याद है कि मुझे कुछ दिन के लिए यहाँ एक स्कूल में भेजा गया, कुछ महीनों के लिए शायद था, लेकिन एक खूबसूरत याद हाँसी शहर के साथ मेरी जुड़ी हुई है। पहली बार किसी सिनेमा हॉल में जाकर के अगर कोई पिक्चर देखी तो हाँसी में थी, और वो पिक्चर जो है वो चोरी छुपे नहीं देखी थी, पिताजी मुझे साइकिल पे बिठा कर लेकर गए थे। तो मेरी यादें हाँसी से स्वाभाविक रूप से जुड़ी हुई हैं। एक ऐतिहासिक शहर है, इसकी अपनी गौरव गाथा है, इस क्षेत्र की भी अपनी गौरव गाथा है। महाभारत की जो आप पूरे क्षेत्र की अगर परिक्रमा करेंगे तो उसमें बहुत सारा ये हिस्सा उसका आता ही है। लेकिन महाभारत के बाद भी इतिहास की पृथ्वीराज चौहान से लेकर के बहुत सारी आपको पता है कि हिस्टोरिकल जो इवेंट्स हैं वो हाँसी और हाँसी के क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई हैं। आप जिस कर्म भूमि, जिस कर्म क्षेत्र में आप सब यहाँ पर पैदा हुए, आपने शिक्षा ली और आपने यहाँ पर इस प्रोफेशन को संभाला है, तो आप भी उतने ही कर्मयोगी और कर्मशील हैं जितना इस इतिहास, इस क्षेत्र का इतिहास गवाह है। और इसी आप एक कमिटमेंट के साथ, इसी स्वभाव के साथ, इसी मान्यता के साथ आप न्याय प्रणाली के साथ जुड़े हुए हैं। इस क्षेत्र के लोगों को न्याय दिलवाने में आप सबकी बहुत बड़ी भूमिका है। आप सब ने देखा होगा कि
देश की आज़ादी के बाद 1950 में जब हमने संविधान को स्वीकार किया, उस संविधान में जिन पिलर्स को अलग से आइडेंटिफाई किया गया, लेजिस्लेचर को, एग्जीक्यूटिव को और जुडिशरी को, कार्यपालिका को, न्यायपालिका को और संवैधानिक संस्थाओं को, एक कानून बनाएंगे, एक कानून को लागू करेंगे। और न्यायपालिका एक इंडिपेंडेंट वॉचडॉग के तौर पर ये देखेगी कि कानून बनाने वाले या कानून की लागू करने वालों में कोई किसी किस्म की न कानून बनाने में कोई कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधान की अवहेलना हो और न उस कानून को लागू करने में भी लोगों के हकों की, लोगों के राइट्स की, उनकी किसी किस्म की अवहेलना न हो। इस बात के लिए एक इंडिपेंडेंट न्यायपालिका का हमारे संविधान में प्रावधान किया गया। जब 1950 में संविधान लागू हुआ तो उस वक्त देश की जो स्थिति थी, उस वक्त शायद ये सोचा नहीं गया था कि न्याय प्रणाली के ऊपर धीरे धीरे इतनी बड़ी जिम्मेवारियां आ जाएंगी। इस बात का हम सबको गर्व है कि देश की जनता ने न्यायपालिका पर बहुत बड़ा विश्वास किया और अचानक ही जहाँ पे जिस हाई कोर्ट में मान लीजिए 7 कोर्ट बनाई गई, वहाँ पर देखा गया कि 7 की बजाय 70 जजों की आवश्यकता है। जिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 2 जजों की व्यवस्था की गई, वहाँ पे एकदम अचानक ये महसूस किया गया कि इतने केसों की फाइल इतनी बढ़ गई हैं कि वहाँ पर 5-7 नहीं 60-70 एक जुडिशियल ऑफिसर एक सेशन डिवीजन में आवश्यकता है। इस तरह धीरे धीरे पूरे राज्य में, पूरे देश में न्यायिक व्यवस्था का बहुत बड़ा एक प्रसार हुआ और उस प्रसार होने से का स्वाभाविक कारण यही था कि लोगों ने किसी भी किस्म का, चाहे उनके सिविल राइट्स को लेकर के थे, उनके फंडामेंटल राइट्स को लेकर के थे, उनके मानवीय राइट्स को लेकर के थे, किसी भी किस्म के राइट्स को पूरा करने के लिए जब भी कभी कोर्ट में किसी लोगों में, गांव में कोई भी बात उठती है, कोई भी शहर में किसी गली कूचे में कोई बात होती है, तो आदमी जब भी किसी में विवाद पैदा हुआ तो लोगों ने एक ही बात कहा कि मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा। तो ये जो आस्था थी न्यायिक व्यवस्था में, उसका परिणाम स्वरूप यह हुआ कि हमारी कोर्ट्स में बहुत सारे केसेस फाइल हुए। तो मुझे लगता है कि सिस्टम इतने बड़े चैलेंज को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। तो हमारे पास जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, उसकी बहुत भारी कमी रही। और आपको याद होगा कि इसलिए जुडिशरी के बारे में ऐसी ऐसी सच्ची कहानियां चलेगी कि पीपल के पेड़ के नीचे कोर्ट लगाई जाती है, सूरज की तपती धूप के नीचे वकील और कोर्ट और जो लिटिगेंट है, जो कंज्यूमर ऑफ जस्टिस है, जो जिसके लिए सारा कुछ सिस्टम बना है, वो उसके नीचे बैठा है। ऐसे भी आपने हकीकत खुद झांसी में भी देखी होगी, बाकी शहरों में भी, पूरे देश में मैंने देखा है। बहुत सारी ऐसी जगह थी जहाँ पर कोई बाथरूम तक की व्यवस्था हमारी बेटियों के लिए, हमारी बहनों के लिए, हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं थी। तो हमारे वकील साहिबान को बैठने के लिए कोई जगह नहीं थी, कोई शेड नहीं थे, कोर्ट रूम, बार रूम नहीं थे, कोई लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं थी जब ये शुरू में हुआ। लेकिन धीरे धीरे हमने प्रगति की, देश ने प्रगति की और उसके साथ न्यायिक व्यवस्था का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी प्रगति हुई। आज आप देखेंगे हरियाणा प्रांत के बारे में मैं ये बात खुशी से कह सकता हूँ कि हरियाणा प्रांत एक ऐसा प्रदेश है जिसने देश में जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में एक लीड नाम कमाया है। हमारे हर सब डिवीज़न पर, हमारे हर सेशन डिवीज़न में अच्छे नए नए जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स बने हैं, दूसरी फैसिलिटीज़ वहाँ पर बनी हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, जिस रफ्तार के साथ हमारे सिस्टम के ऊपर बर्डन बढ़ा है, उसी रफ्तार के हिसाब से कोरस्पोंडिंगली जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बनना चाहिए था, उसमें शायद अभी भी कई जगह कमी पेशियां हैं। और इसलिए जैसे अब झांसी आज अगर मान लो डिस्ट्रिक्ट है, वो कल को सेशन डिवीज़न बनेगा, तो ये स्वाभाविक बात है कि यहाँ पर एक बड़ा कोर्ट कॉम्प्लेक्स की और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी। लेकिन जो मैं बात, ये सारी भूमिका मैंने जो आपको बताई, मैंने आपको 2-3 चीज़ों के निवेदन के लिए बताई। जो देश प्रगति पर है, आज आप देखेंगे कल के पेपर में भी आज आया है, शायद आज के ही न्यूज़पेपर में आया है कि हमारी पर कैपिटा ग्रोथ का एक रेशो बना हुआ है देश में और हम उसमें प्रोग्रेस करते जा रहे हैं। देश की इकोनॉमिक कंडीशन से ऐसा लगता है, स्वाभाविक है कि देश इकोनॉमिकली हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। जब कोई भी देश डेवलपमेंट
करता है तो बाहर से उसमें निवेश आता है, बाहर का जिसको एफडीआई बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उस कंट्री में आता है। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब कंट्री में आता है तो वो 4-5 चीज़ें कोई भी आएगा। हमारे यहाँ लोकल भी अगर कोई आदमी आप देखिएगे कि छोटी सी अगर कोई दुकान बनाना चाहेगा, कोई अगर शोरूम बनाना चाहेगा, कोई मॉल बनाना चाहेगा, तो पहले देखा गया यहाँ पर ग्राहक आते हैं कि नहीं है, ग्राहक के पास कैपेसिटी है कि नहीं है, लॉ ऑर्डर सिचुएशन कैसी है, मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ वो सेफ है कि नहीं है, मैं जितनी इन्वेस्ट करूँगा मुझे उतना रिटर्न मिल जाएगा कि नहीं। तो अगर मान लीजिए बाहर से किसी दूसरे देश से अगर कोई इन्वेस्टर आएगा तो उसको तो ये सारी बातें बहुत सारी देखनी पड़ती हैं। तो क्या देखेगा? वो देखेगा कि इस देश में रूल ऑफ लॉ है कि नहीं है, इस देश के लोग कानून को मानते हैं कि नहीं, इस देश में डेमोक्रेसी है कि नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि मैं एक ऐसा सिस्टम इस कंट्री में है जहाँ पर मैं जाकर के अगर मैं कोई इन्वेस्टमेंट करता हूँ और मेरे हक पर अगर कोई आंच डालता है तो मैं कोर्ट में कचहरी में जाकर के बोल सकता हूँ कि मैंने ये इन्वेस्ट किया है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, इसको मेरा राइट है और मैं ही इसकी ओनरशिप क्लेम करने के लिए एंटाइटल हूँ। तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज, रूल ऑफ लॉ, एडहियरेंस टू गवर्नेंस और एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी उसमें सबसे पहले नाम आ जाता है कि उस देश में इंडिपेंडेंट जुडिशरी है कि नहीं है। अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, अगर रूल ऑफ लॉ है, अगर डेमोक्रेटिक वैल्यूज में लोगों की आस्था है तो बाहर का लोग अट्रैक्ट होकर के इस देश में आकर के इन्वेस्टमेंट करेगा। अगर जब इन्वेस्टमेंट कोई करता है, जब व्यापार बढ़ता है तो व्यापार के साथ झगड़े भी बढ़ते हैं, ये स्वाभाविक बात है। कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट में कई बार 2 पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट भी होगा। तो इस कंट्री में लिटिगेशन का सिनेरियो धीरे धीरे बदलता जा रहा है। और वो सिनेरियो क्या बदलता जा रहा है? पहले आपने देखा होगा कि हमारी कोर्ट कचहरी में ज़्यादातर आमतौर पर क्या होता था कि छोटे-मोटे गांव में कोई झगड़ा हो गया, उसका बेल का मैटर आ गया, बेल के बाद कोई ट्रायल आ गई, ट्रायल में अगर समझौता हो गया तो ठीक है, नहीं तो ट्रायल चलेगी। गांव में पानी को लेकर के, खेत में पानी को लेकर के झगड़ा हो गया, किसी की गली में लेकर के दरवाज़ा खोलना है, खिड़की लगानी है, इस बात का झगड़ा हो गया। लेकिन मैं आज भाई और बहनों आपको ये बात बताने के लिए हूं कि इस वक्त सारे कंट्री में जो नेचर ऑफ लिटिगेशन है उसका धीरे धीरे ट्रेंड बदल रहा है। और वो ट्रेंड बदल रहा है कि कमर्शियल लिटिगेशन की तरफ इस वक्त झुकाव है। जो ही देश की इकोनॉमिक कंडीशंस इंप्रूव करती है, जो देश में लॉ एंड ऑर्डर बेटर होगा, जिस देश में जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी, जिस देश में एक बहुत अच्छी जागरूक बार होगी, तो उस देश में बाकी लोगों के, बाकी देश के, दूसरे देश विदेश से लोग आकर के इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कमर्शियल लिटिगेशन उससे जनरेट होती है। तो जब कोई भी कमर्शियल किसी नए किस्म की लिटिगेशन अगर आती है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको? एक तो मैंने कमर्शियल लिटिगेशन की बात की, दूसरा आप एक जो बहुत बड़ा खतरा इस वक्त ग्लोबल डेंजर जो बना हुआ है और वो इंडिया में बहुत ही बड़ा एक खतरा बना हुआ है, वो है क्राइम भी अब अलग। अब ये झगड़ा नहीं रहा कि गली में 2 पड़ोसियों के बीच में कोई गाली गलौच हो गया, कोई लाठी चल गई या कोई इतनी बात हो गई या कोई आपस में मनमुटाव हो गया, कोई पानी के ऊपर झगड़ा हो गया। अब वो लिटिगेशन आप देखेंगे, वो क्राइम जो था उसकी भी एक ग्राफ और उसकी नेचर भी इस कंट्री में बदल गई है। क्या हो गया है? साइबर क्राइम आ गया बहुत ज़्यादा। हम लोग जितना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देश में हुआ उसकी वजह से साइबर क्राइम भी बहुत ज़्यादा कंट्री में आ गया है। आपने पीछे कुछ पढ़ा होगा पेपर में, डिजिटल अरेस्ट के नाम से एक नया, एक बहुत खतरनाक किस्म का एक क्राइम शुरू हुआ है, जिसको लेकर के मैंने खुद संज्ञान लिया है और उसमें हम कुछ कोशिश कर रहे हैं कि उसके थ्रू किसी तरह देश में उसका किसी तरह रोका जाए। लेकिन आप अंदाजा लगाइए, साइबर क्राइम से 55,000 करोड़ से ज़्यादा इस देश के लोगों का, इनोसेंट लोगों का पैसा जो पढ़ने में मुझे आया है, उसका कोई ऑफिशियल डाटा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो बताया जा रहा है कि हज़ारों करोड़ रुपया इनोसेंट लोगों का और पर्टिकुलरली डिजिटल अरेस्ट के नाम पर सीनियर सिटीजन से कई हज़ार करोड़ रुपया इस कंट्री से लूट करके, एक्सटोर्शन करके उसको देश से बाहर कहीं ले जाया जाता है। इतना बड़ा क्राइम सिंडिकेट, इतना बड़ा इंटरनेशनल क्राइम रैकेट इसमें बना हुआ है। तो आपके सामने 2 किस्म के चैलेंज, सिविल साइड के लिटिगेशन में आपको कमर्शियल लिटिगेशन को कैसे, आपको इस लेवल पे जो आपके सब डिवीजन और सेशन डिवीजन के लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो लिटिगेशन हो, उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी के साथ। तो इसलिए आज आपको कन्वेंशनल मेथड ऑफ प्रैक्टिस के साथ साथ आपको मॉडर्न डे प्रैक्टिस में कन्वर्ट करना है। मैं चाहता हूं कि हमारी जो, ऐसा ना लगे कि सिर्फ बड़े शहरों के वकील ही
कमर्शियल लिटिगेशन को हैंडल कर पाएंगे। मैं इस बात के चैलेंज को आपको चाहता हूं कि आप उस चैलेंज को स्वीकार करें और आप भी मॉडर्न डे जो कमर्शियल लिटिगेशन जो कंट्री में बढ़ती जा रही है उसको टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के लिए कैसे ई फाइलिंग होगा, कैसे ई नोटिस जारी होंगे, कैसे आप ई से रिटर्न ऑनलाइन आप रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेंगे, ऑनलाइन ही आर्गूमेंट कैसे करेंगे, ऑनलाइन आप सारा कुछ एविडेंस कैसे लीड करेंगे, डिजिटल एविडेंस कैसे लीड करेंगे, डिजिटल एविडेंस की एडमिसिबिलिटी क्या होगी, इनएडमिसिबिलिटी क्या होगी। मेरी जो अनुरोध और मैं जो एक हमेशा अपील करता हूं वो सब डिवीजन लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सेमी अर्बन एरियाज में जो हमारे वकील साहिबान हैं, मैं चाहता हूं कि आप मॉडर्न डे इन चैलेंजेस को स्वीकार करें और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ ही जो कमर्शियल लिटिगेशन सिविल साइड में है या जो साइबर क्राइम जैसे खतरनाक जो क्राइम इस वक्त आ रहा है उनको डील विद करने के लिए आप में भी उतने ही एफिशिएंट शार्पनेस होनी चाहिए आपकी क्रिमिनल लॉ एक्सपर्ट्स के तौर पर कि आप ऐसे क्राइम को डील विद कर सकें। और उसके लिए बड़ा ज़रूरी है आप अपने आप को अपडेट करें। अपडेट करने के लिए मैंने अभी पीछे बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी अपील की है, आपसे भी मैं बार एसोसिएशंस के साथ भी अपील करूंगा कि आज की डेट में डिजिटल नॉलेज का होना अपने आप को और टेक्नोलॉजिकली आपका एडवांस होना और टैक्स से भी होना इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको इस सारी बातों का नॉलेज होना चाहिए। उसके लिए आपकी बार एसोसिएशन, उसके लिए आपकी हाई कोर्ट, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, उसके लिए कोई भी आपका अगर प्लेटफॉर्म है, चाहे वो बार काउंसिल है, आप ऐसे कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करें, ऐसे एक्सपर्ट्स को, मान लीजिए साइबर क्राइम का इशू है तो साइबर क्राइम के एक्सपर्ट्स को, कमर्शियल लॉ का इशू है तो कमर्शियल लॉ के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो डोमेन एक्सपर्ट्स हम जिनको बोलते हैं, उनकी सहायता लेकर के हमारे लॉयर्स को, पर्टिकुलरली यंग जनरेशन के जो लॉयर्स हैं, उनसे मेरी अपील है कि आपको बिल्कुल इंटरनेशनली इक्विप होना पड़ेगा। वर्ल्ड का किसी भी पार्ट से कोई लॉयर आए, आपको दिल्ली का लॉयर आए, बॉम्बे का लॉयर आए, बाहर का आए, विदेश का आए, उसके सामने आपको एक टिकना है, उसके सामने आपने आर्गू करना है। ऐसा वकील आपको तैयार होना जरूरी है। मैं इसके लिए, देखिए, वक्त के साथ ये परिभाषाएं बदल जाती हैं, वक्त के साथ स्थिति बदल जाती है। जब मैं 1984 में आपको बात बताता हूं, मुझे याद है अच्छी तरह, मैंने 20 अप्रैल 1984 में मेरा एग्जाम का लास्ट पेपर मैंने लॉ का दिया और मुझे आते ही घर में आदेश हुआ कि कल से कोर्ट में जाना शुरू कर दीजिए। तो मैं 21 अप्रैल से ही नेक्स्ट डे से मैं हिसार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैंने जाना शुरू कर दिया। मुझे 29 जुलाई 1984 को मुझे लाइसेंस मिला। तो मैं जो अभी आपको चैलेंज की बात बता रहा हूं, तो उस वक्त हिसार बार में इतने बड़े बड़े स्टालवर्ट वकील थे, उनके नाम कभी सुने थे हमने, तो ऐसे लगता था उनके जाएं, उनके दर्शन करें, उनके पैरों को हाथ लगाएं, उनका आशीर्वाद मिले तो अपने आप एक बहुत बड़ी लाइफ की अचीवमेंट हो जाएगी। और मुझे अचानक एक दिन ऐसे ही एक बहुत बड़े स्टालवर्ट वकील थे, उनके सामने बोला गया कि ये एक सिविल की अपील है, आप इनके अगेंस्ट आर्गू कीजिए। तो अब वही स्थिति है। आज मान लीजिए मैं जब आपको बोलूं कि आप टेक्नोलॉजी को सीखिए और टेक्नोलॉजी का बड़ा डीप नॉलेज ले लीजिए ताकि आपको साइबर क्राइम के साथ डील करना पड़ जाए, उसी तरह आप अंदाजा लगाइए कि बहुत बड़े एक स्टालवर्ट वकील, पीपल के पेड़, उनके साथ मुझे बोला गया कि आप उनके खिलाफ आर्गू कीजिए। तो मेरी स्थिति भी आप समझ सकते हैं कितनी नाजुक थी। मुझे ये भी नहीं पता मैंने क्या आर्गू किया, मैं क्या बोल पाया, क्या नहीं बोल पाया। बस कोर्ट से जैसे तैसे मैं निकला बाहर और मुझे लगा कि मैंने अपना केस ख़त्म कर लिया। उस केस का ये ज़रूर मुझे एडवांटेज हुआ कि जब उसका फैसला सुनाया डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने, तो उन्होंने हिसार के कुछ नामी वकीलों को बुलाया और बोला कि इस लड़के को यहाँ खराब मत करो, इसको आप हाई कोर्ट भेज दो। तो उसका मुझे फ़ायदा ज़रूर हुआ। तो मैं एक बिल्कुल अनजान लड़का, 22 साल की उम्र, 2 कपड़े अपने ब्रीफ केस में डाले और हिसार से एक बड़े, उस वक्त बहुत ही मेरे लिए बहुत ही सम्माननीय बुजुर्ग रहे, मेरे मार्गदर्शक, और बहुत सारे उन वकीलों का ही, बड़े वकीलों का ही एक मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा, जिसकी वजह से वो उनमें से एक मुझे अपनी गाड़ी में चंडीगढ़ ले गए और हाई कोर्ट में मुझे किसी के साथ जूनियर छोड़ दिया गया।
और एक जिसको बोलते हैं कि समुद्र में फेंक देना ताकि आप अपने आप तैरना सीखें। तो ये जो चैलेंजेस हैं लाइफ के, इन चैलेंजेस को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और प्रोफेशनल जो होता है उसमें एक इंस्टिंक्ट टू सर्वाइव होती है, यानी आपको पता है कि मैंने सर्वाइव कैसे करना है। सर्वाइव प्रोफेशन में भी करना है। प्रोफेशन को लोग बोलते हैं कि ओवर फ्लडेड प्रोफेशन है, तो आपको अपने आप के लिए स्पेस भी बनाना है। उस स्पेस बनाने के लिए देखिए, इस प्रोफेशन में स्पेस बनाने के लिए आपको अपने आप को एक्सेप्शनली कार्व आउट करना पड़ेगा। एक्सेप्शनली कार्व आउट कैसे कर सकते हैं? जब आपको लोग ये रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दें कि इस किस्म का अगर कोई केस है तो एक वो एडवोकेट है जिसको नॉलेज है, जो एक्सपर्ट है, और हमें उसको उसमें कर लेना चाहिए। या एक वो लॉयर है ऑलराउंडर है, उसको ऑलराउंडर है, उससे आप बॉलिंग भी करवाइए, बैटिंग भी करवाइए, फील्डिंग भी करवाइए, वो कहीं पर भी मार नहीं खाएगा। आपको ऐसी एक भूमिका प्रोफेशन में निभानी है। उस भूमिका निभाने के लिए आपको मेंटली और एक प्रोफेशनली उसके लिए आपको वेल एक्विप होना पड़ेगा। इसलिए मैं बार एसोसिएशन से भी रिक्वेस्ट करूंगा, डिस्ट्रिक्ट जज साहिबा से भी रिक्वेस्ट करूंगा, हाई कोर्ट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको एक अच्छी ई लाइब्रेरी का यहाँ पर प्रावधान होना चाहिए। वर्ल्ड में बहुत अच्छे, वर्ल्ड में लॉ को लेकर के इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना कॉम्प्लेक्स, बट मोस्ट ऑफ द टाइम विद लॉट ऑफ क्लैरिटी, इतना लॉ आया हुआ है, उसमें आपको लगेगा ग्लोबली कि आप हाँसी में किसी केस को डील विद कर रहे हैं तो आपको लगता है कि इंग्लैंड में, स्वीडन में, अमेरिका में, वहाँ पर भी ऐसा ही किसी किस्म का कोई अगर सूट है, उससे भी आप कोई आइडिया बोरो कर सकते हैं। यानी आज इतनी जो नेचर ऑफ लिटिगेशन है, धीरे धीरे वो इतनी ग्लोबलाइज्ड होती जा रही है कि आपको भी ऐसा महसूस करना पड़ेगा कि आप सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कन्फाइंड एडवोकेट नहीं है। आपको अपने आप को, अपनी इमेज को बिल्ड करके प्रोफेशनली आपको आप वेल एक्विप करके आपको एक ग्लोबल लेवल का वकील बनना होगा, और तभी आप वर्ल्ड में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, हाई कोर्ट के लेवल पर, और मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर, आप कहीं पर भी जाएंगे आप compete कर सकते हैं। दो बातें इसमें ऐड करना चाहूँगा, मुझे मैसेज है कि टाइम है, मैं बस 2 मिनट में खत्म करूँ। काफी लेट हो गई सर, हैं? अंधेरे राउंड में काफी टाइम है सर। दो इसमें थोड़ा सा मैं बात आपको बताना चाहूँगा, जो मैं ग्लोबल उसके एंगल से मैं जब बात कर रहा था। आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, और आप जब आपके पास, देखिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सब डिवीजन लेवल पे सबसे अच्छा एडवांटेज क्या होता है? केस की ड्राफ्टिंग आप करते हैं। जब केस की ड्राफ्टिंग जब आप करते हैं तो आपका 50% मैटर वो रेडी हो जाता है। आपने उसमें प्लेंट ड्राफ्ट किया, या आपने उसमें रिटर्न स्टेटमेंट ड्राफ्ट किया, कोई पिटीशन ड्राफ्ट की, या उसकी काउंटर आपने एफिडेविट किया, आपने एग्जामिनेशन चीफ का एफिडेविट प्रिपेयर किया, या आपने क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चंस फॉर्मुलेट किए। आपका ब्रीफ कंप्लीट रेडी है। जिस ब्रीफ को आपके ऑफिस से ओरिजिनेट जो ब्रीफ हुआ है, उसमें आपसे बेटर प्रिपरेशन किसी की भी नहीं हो सकती। तो जब आपकी सारे फैक्ट्स के ऊपर मास्टरी है और आपके पास कोई अच्छी सी ई लाइब्रेरी का कनेक्शन हो जाता है, जिससे आप लीगली भी आप अपने आप को कंप्लीटली अपडेट कर लेते हैं, इसमें लीगल पोजीशन क्या है। तो थर्ड चीज क्या चाहिए? एक थर्ड इनिबिशन हमारे यहाँ एरियाज में क्या हो जाता है? लैंग्वेज का इनिबिशन हो जाता है। आपको लगता है कि मैं बड़ा फ्रीक्वेंटली इंग्लिश में आर्गू कर पाऊंगा क्या अगर मुझे हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में केस करना पड़े? आप प्लीज उसके लिए भी तैयार हो जाइएगा। वो लैंग्वेज पे भी, लैंग्वेज बैरियर भी आपके रास्ते में नहीं आना चाहिए, उसके लिए भी आपको एक्विप होना है, ताकि आप यहाँ बैठ करके सुप्रीम कोर्ट में भी केस आर्गू कर सकें, हाई कोर्ट में भी केस आर्गू कर सकें, किसी ग्लोबल मैप पे भी अगर जरूरत पड़े तो आप आर्गू कर सकें। क्यों? मैं चाहता हूँ कि जो रूरल एरिया से ओरिजिनेटेड बार हैं वो धीरे धीरे एक ग्लोबलाइज्ड कंपटीशन में आए, और आप वर्ल्ड में जो प्रोफेशन की जो एक रिकॉग्निशन है, जो आज प्रोफेशन का एक रिकॉग्निशन वर्ल्ड वाइड जो मिल रहा है, उसकी भी आपको भी, आपकी उसकी पार्टनरशिप हो, आप भी उसके हिस्सेदार हों, आप भी उस ग्लोबल स्टेटस का एंजॉयमेंट, प्रिविलेज और बेनिफिट आपको भी मिलना चाहिए। इसके लिए मुझे कॉन्फिडेंस है, आप अपने आप को एक्विप करेंगे टेक्नोलॉजी के साथ, ई लाइब्रेरी के साथ, हार्ड वर्क के साथ, लैंग्वेज बैरियर को तोड़ने के लिए। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि धीरे धीरे हम
आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पे हमने टेक्नोलॉजी के साथ हमने काफ़ी एडवांटेज उसमें किया है। आज की डेट में हम अकेले इंग्लिश में नहीं, हम 16 लैंग्वेजेज में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को ट्रांसलेट करके लोगों को उन तक पहुंचाते हैं। मीडिएशन को लेकर के मैंने, आपने जो मीडिएशन फॉर द नेशन का जब मैंने नारा दिया तो उसमें एक साथ में मैंने एक और बात कही कि मीडिएशन हो, मीडिएशन लोकल भाषा में हो, लोकल भाषा के साथ फिर मैंने कहा लोकल डायलेक्ट में भी हो। फॉर एग्जाम्पल हरियाणा में देखिए, हम अगर गुड़गांव से एंटर करेंगे हरियाणा में तो हिसार और सिरसा तक जाते जाते हमारा लोकल डायलेक्ट कितनी बार बदलता है। तो अगर हम मीडिएशन की बात करते हैं, उस आदमी के लिए, उस आम आदमी की को न्याय देने की बात करते हैं जिसको जो गांव में या शहर में उसमें बैठा है, तो हमें उसी की भाषा में बात करनी होगी, उसी की भाषा को समझना होगा। इसलिए जैसे मैंने मीडिएशन में बात की लोकल लैंग्वेज की, लोकल डायलेक्ट की, हमने जुडिशल सिस्टम में भी उसको इंट्रोड्यूस किया है और टेक्नोलॉजी की एडवांटेज के साथ हम उसको अलग अलग लैंग्वेजेस में हमने जजमेंट्स को, और हमारा प्रयास होगा कि कुछ प्रोसीडिंग में डॉक्यूमेंट्स को या इम्पोर्टेंट कोई भी आर्टिकल जो हैं उनको भी अलग अलग भाषाओं में उनको रूपांतरित करके और हमारे कंज्यूमर ऑफ जस्टिस को, हमारे लिटिगेंट्स को और हमारे मेंबर्स ऑफ द बार को उसको सर्कुलेट करके उसका उनको सुप्रीम कोर्ट के साथ और हाई कोर्ट के साथ आपस में जोड़ करके पूरे कंट्री में एक समन्वय पैदा किया जाए, ये भी हमारा उसमें प्रयास रहेगा। मैं लास्ट में बस इतना आपको बताना चाहता हूं कि टेक्नोलॉजी में इंडियन जुडिशरी ने जो किया है वो वर्ल्ड में हम नंबर 1 पर हैं। मैं दुनिया भर के देश विदेशों में घूमता रहता हूं, मुझे जाना पड़ता है कई बार ऑफिशियल जिम्मेवारी में, तो वहाँ पर जहाँ पर भी हमने कोई जुडिशल सिस्टम को देखा है, जो फाइलिंग से लेकर के केस की और जजमेंट के आने तक टेक्नोलॉजी का जो सदुपयोग इंडिया में हो रहा है, इतना किसी भी कंट्री में बाहर कहीं पे नहीं है। और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो हमारे साथ MOU करके उस टेक्नोलॉजी का बेनिफिट उनके कंट्रीज में लागू करने के लिए वो हमसे बोरो करना चाहते हैं कि हमने ये सिस्टम कैसे इंट्रोड्यूस किया। तो मैं चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के हमारे जितने भी सब डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जो मेंबर्स बार हैं वो भी टेक्नोलॉजी का जो एडवांटेज इंडियन जुडिशियल सिस्टम में है उसका भरपूर फायदा आप तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए मैं ऑफ कोर्स मैं हाई कोर्ट से भी रिक्वेस्ट करूंगा, पर आपको भी इस बात का पूरा नॉलेज है कि आप फाइलिंग में, इन चीज़ों में ई टेक्नोलॉजी का इसका बहुत सदुपयोग कर सकते हैं। आप भी एक बाई वे ऑफ एक नेचुरल फ्लो में, एक वॉलंटरीली आप इसको एक्सेप्ट करना शुरू कीजिए, इसके एडवांटेजेस को लेना शुरू कीजिए। थोड़े से टाइम में आपको लगेगा कि ये एक बहुत ही सरल एक तरीका है और जिसकी वजह से आप अपने आप को एक ग्लोबल वर्ल्ड के साथ जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। मैं समय का थोड़ा सा सीमाएं हैं, वो उनको मैं थोड़ा सा माइंड में रखते हुए आपसे आज्ञा चाहूँगा। एक ही बात कहना चाहूँगा कि आंसी ये छोटा सा क्षेत्र है, मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्मभूमि है और सबसे बड़ी बात है मेरी एक ये भावनात्मक भूमि है। मैं आपके साथ भावना के तौर पर दिल से जुड़ा हुआ हूँ। किसी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन की भलाई के लिए, इसके बेनिफिट के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए मैं अगर जो भी कुछ कर सकता हूं, आप निसंकोच मुझे लिखिएगा, मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूं। मेरे शपथ समारोह में हाँसी से बहुत सारे मेरे भाई बहन आए, मैं आप सबका बहुत आभारी हूं। मेरे जीवन में एक बड़ा ऐतिहासिक दिन था और उस ऐतिहासिक दिन में जब परिवार साथ शामिल में हो तो बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दिन बन जाता है। आपकी मौजूदगी, मुझे ऐसा ही महसूस हुआ कि सारा परिवार मेरे साथ है। जज का जीवन त्याग और समर्पण का जीवन होता है, बहुत कुछ उसमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है। 22 साल मैंने बखूबी इसको निभाया है और इसके पीछे मेरी अगर कोई ताकत है, मेरी शक्ति है, तो मेरा अपना छोटा परिवार और मेरा ये सब बड़ा परिवार है।
आप सबने मेरा हर कदम पर साथ दिया है, इसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, मुझे आज इतना बड़ा सम्मान देने के लिए। मैं आप सबका आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत। मेरी विनती है माननीय वर्ष से, और धन्यवाद के बारे में तो बस शब्द बहुत कम पड़ जाते हैं। जिला प्रशासन के हमारे कप्तान कहिए, डॉक्टर राहुल नरवाल जी IAS, और पुलिस आयुक्त पुलिस SP साहब मान्यवर श्री अमित यशवर्धन जी, उनका और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद है। और इस पूरी जिला बार एसोसिएशन की टीम के लिए भी